कांग्रेस में चुनावों के ठीक पहले सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी की जंग छिड़ गई। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की रैली भी इसी झगड़े की वजह से रद्द करनी पड़ गई। दोनों नेता 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में पेंच फंसाए बैठे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस ने डीके शिवकुमार के पर कतर दिए और आनन फानन में बीएन चंद्रप्पा को कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि बीएन चंद्रप्पा की नियुक्ति और ध्रुव नारायण के निधन के कारण हुई, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि इस पूरे फैसले से डीके शिवकुमार को संतुलित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पार्टी चुनावों के दौरान पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं चाहती है और कर्नाटक इकाई का नेतृत्व डीके शिवकुमार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक चुनाव के लिए 142 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि आर ध्रुव नारायण दलित समाज से आते थे और चंद्रप्पा भी अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रदेश में 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार अपने एक बयान की वजह से चौतरफा घिर गए थे। उन्होंने कहा था कि वे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अधीन काम करना उन्हें पसंद है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर खड़गे को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो वह मुख्यमंत्री पर नजर नहीं रखेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले शिवकुमार का ये बयान कर्नाटक कांग्रेस में घमासान मचा सकता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही उथल पुथल शुरू हुई, पार्टी हाईकमान ने उससे पहले ही शिवकुमार पर लगाम लगाई है। कर्नाटक में शिवकुमार और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सिद्धरमैया अपने समर्थकों की खातिर टिकट पाने के लिए भारी पैरवी में लगे हुए हैं। हाईकमान चुनाव के दौरान कांग्रेस में किसी भी तरह की फूट नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस में अभी से पटाखे फूटने लगे हैं। सीएम पद की उम्मीद लगाए बैठे सचिन पायलट की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और अशोक गहलोत ने उन्हें सीएम नहीं बनने दिया। बदले की आग में झुलस रहे सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गहलोत पर बीजेपी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। पायलट ने अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान जितने भी घोटाले हुए, अशोक गहलोत ने सब दबा दिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे, मगर मिले जुले सारे खेल में मामला दब गया। जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा। ये अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने को लेकर किया जाएगा जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं हुई। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 चिट्ठियां लिखी हैं और कहा कि हमने और आपने जो आरोप लगाए थे उनकी जांच करवाइए, मगर कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट अशोक गहलोत के आरोपों के वीडियोज दिखा रहे हैं जिसमें गहलोत ने वसुंधरा पर आरोप लगाए थे। सचिन पायलट ने कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए कड़ा संघर्ष किया था, जिसके कारण हम सत्ता में आए। विपक्ष में रहते हुए हमने वसुंधरा राज्य सरकार के शासन में भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए। हमारी विश्वसनीयता तब होगी जब विपक्ष में रहकर जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के वो मुद्दे अशोक गहलोत ने और मैंने उठाए थे। पायलट ने कहा कि मैंने 28 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद फिर 2 नवंबर 2022 को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के उन मामलों में कार्रवाई की मांग की, चाहे वह खनन माफिया का मामला हो या फिर कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी जेपीसी जांच के समर्थन में पहले से ही नहीं हैं। अब शरद पवार ने भी जेपीसी जांच को बेकार बताकर कांग्रेस से किनारा कर लिया। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती सिर्फ जेपीसी तक ही सीमित है। मतलब साफ है कि विपक्षी एकता की जो तस्वीर कांग्रेस बजट सत्र के दौरान दिखा रही थी, उसकी सूरत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और ये साफ हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले विपक्षी एकता के सारे दावे ध्वस्त हो गए और रही सही कसर अजित पवार ने निकाल कर रख दी और कह डाला कि जिसे जो समझना है समझे, मोदी मैजिक चल रहा है। शरद पवार के बयान के बाद विपक्षी खेमे में दरार तब सबसे ज्यादा गहरी हो गई जब कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने ये ट्वीट किया और लांबा ने लिखा कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई अकेले राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार भी
विपक्षी एकता की उम्मीद को उसी समय झटका लगा था जब अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को जोर शोर से उठाने वाली कांग्रेस को शरद पवार ने गलत ठहरा दिया। शरद पवार ने कहा था कि मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती, और जब जेपीसी बनेगी उसमें बीजेपी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, और ऐसे में वही निष्कर्ष निकल पाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। शरद पवार के बयान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को तो जोर का झटका लगा ही, लेकिन इस झटके को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने और जोरदार बना दिया। महाराष्ट्र में पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने तो एक तरह से कांग्रेस के जले पर नमक ही छिड़क दिया। अजीत पवार ने कहा, आपको क्या लगता है, इससे मुझे लेना देना नहीं है? जो इंसान 9 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा है, जिसके नाम पर 2014 में उस पार्टी को बहुमत मिला, जिनके सिर्फ 2 MP थे, ये करिश्मा मोदी जी का ही है। मोदी के मैजिक स्पेल में पड़े अजीत पवार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों को भी फिजूल करार दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 9 साल के बाद ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, अब तक क्यों नहीं उठाया गया, इसका क्या फायदा हुआ? राजनीति में डिग्री की कोई शर्त नहीं होती, लोगों ने सब देखा है, उनका काम भी देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से दिल्ली एजुकेशन मॉडल की पोल खुली है, दिल्ली के 1 लाख से अधिक बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो गए, तब से अरविंद केजरीवाल ज्यादा बेचैन हो गए हैं और फिर से पीएम मोदी की डिग्री पर बात करने लगे। इतना तक तो समझ में आता है, लेकिन केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में बंद डिप्लोमाधारी मनीष सिसोदिया ने भी जोड़ तोड़कर एक पत्र लिख डाला, वो भी पूरे देश के नाम। अब सवाल यह है कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कोई व्यक्ति देश के नाम पत्र कैसे लिख सकता है, और वह भी शिक्षा जैसे विषयों पर जिसके पास खुद कोई डिग्री नहीं है सिवाय एक डिप्लोमा के। अरविंद केजरीवाल के इसी खेल पर दिल्ली के LGV सक्सेना ने केजरीवाल पर पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग IIT की डिग्री लेने के बाद भी अशिक्षित रह जाते हैं। LG ने कहा कि डिग्री पर किसी को गुमान नहीं करना चाहिए, डिग्रियां तो पढ़ाई की रसीद होती हैं, शिक्षा तो वो है जो इंसान का आदर्श दर्शाती है। दरअसल उपराज्यपाल से सवाल पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस सवाल के जवाब में LG ने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है कि विधानसभा में कुछ बातें कही हैं, लेकिन अपनी डिग्री पर कभी किसी को गुमान नहीं करना चाहिए। डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीद होती हैं, शिक्षा वही है जो इंसान का ज्ञान दर्शाती है। इन दिनों जो हमने व्यवहार देखा है वह एक बात और साबित करता है कि कुछ लोग डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बच्चों के फेल होने और कम नंबर आने का आरोप लगाया था और कई फेल हुए बच्चों की कॉपीज को शेयर कर दिया, जिनमें से किसी को 80 में से 3 तो किसी को 9 अंक मिले थे। इस पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर रह गए तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का PM बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेकर PM बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार के एक झन्नाटेदार शॉट ने कांग्रेस की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ कर रख दी है। पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। पहले अलका लांबा ने गलत लाइन पर गेंद फेंक दी तो उसे समेटने के लिए शशि थरूर आ गए और उनके पीछे से कांग्रेस छोड़ गए कपिल सिब्बल भी आ गए। अखिलेश यादव की कृपा से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल का कांग्रेस और राहुल प्रेम इस कदर जागा कि वे राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को खड़े होने को कहने लगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने और जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल का इस स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने 2004 का उदाहरण भी दिया, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को संवेदनशीलता के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधान रहना चाहिए। गौतम अडानी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के दिए बयान पर सिब्बल ने कहा कि यदि आप मुद्दों को कम करते हैं तो राजनीतिक दलों के बीच आपके मतभेद होंगे। यदि आपके पास एक व्यापक सहयोगी मंच है जो संकीर्ण मुद्दों से नहीं निपटता, आम सहमति की संभावना बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि अगर राहुल गांधी का भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है तो मुझे लगता है कि यदि शरद पवार जी क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित एक मंच के खिलाफ नहीं होंगे जो व्यक्तियों को कम करता है। इसलिए हमें इन व्यापक प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विपक्ष एकजुट है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।